नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में। बिल्कुल हम लोग इसके ऊपर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कुछ रीसेंट डेवलपमेंट आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट या फिर एक जजमेंट दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जहां पे ऑलमोस्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एक फाइन लगा दिया है फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ देयर ऑर्डर। तो हम लोग यहां पे जानेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के चलते कौन हमारा सेवियर है। अगर हम लोग हमारे इंस्टीट्यूशंस की बात करें, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, इन तीनों में से कौन हमें बचा रहा है और कौन हमें बचा सकता है, इस चीज के ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। सो गेट रेडी फॉर अ लॉन्ग हॉल। थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो सकता है। टू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सहगांवकर। आप मुझे इन आईडीज फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिस्ट है स्टेट पीएससी के प्रोग्राम्स जो हम लोग रन करते हैं। जस्ट इन डिटेल्स पे चले जाइए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगस्त में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स चल रहे हैं। चलिए पहले बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। अब आपको याद होगा कुछ महीनों पहले, इनफैक्ट पिछले साल सितंबर अक्टूबर की बात है, हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक टाइटर शेड्यूल दिया है फॉर क्लीनिंग दिस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जहां पे उन्होंने कहा कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो रहेंगे कैंडिडेट्स के, जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उनकी जो बैकग्राउंड रहेगी, उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स रहेंगे, एसेट्स प्रॉपर्टी जो भी रहेगी, उसको डिस्क्लोज करने के लिए कुछ टाइटर शेड्यूल उन्होंने दिया था। अब ये कब दिया था? बिहार इलेक्शन से पहले। बिहार में इलेक्शन अक्टूबर 2021 में थे, तो उससे पहले एक ऑर्डर आया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इनफैक्ट वो ऑर्डर जो किस बेसिस पे था, वो ऑर्डर था एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर। ये हम लोगों ने चर्चा की थी, यहाँ पे कुछ फ्रेश गाइडलाइंस इशू की थी। अब क्या गाइडलाइन इशू की थी, ये हम लोग क्यों बात कर रहे हैं गाइडलाइंस? क्योंकि इन्हीं गाइडलाइंस को फ्लाउट किया गया, इन्हीं गाइडलाइंस को ब्रेक किया गया है बाय पॉलिटिकल पार्टीज। अब ईसी ने गाइडलाइंस ये जारी किए थे कि एडवर्टाइज करना होगा हर एक पार्टी को, अपने जो कैंडिडेट्स होंगे, कैंडिडेट की जो लिस्ट रहेगी उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट आपको करनी पड़ेगी, स्पेशली क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के बारे में। यानी कि समझिए अगर कोई पार्टी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, कोई भी पार्टी हो, तो बिहार इलेक्शन में अपने जो कैंडिडेट्स की जो पत्री आएगी, लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में आपके कैंडिडेट्स के ऊपर कौन से क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, कौन से क्रिमिनल केसेस है, वो आपको मीडिया में 3 बार हाईलाइट करना पड़ेगा। 3 बार। अब पहला हाईलाइट की बात की थी उन्होंने बिफोर द विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन, 4 दिन पहले, यानी कि नॉमिनेशन विड्रॉ करने के 4 दिन पहले एक बार, 5वें और 8वें दिन में एक बार, और फाइनली थर्ड पब्लिसिटी होगी फ्रॉम 9th डे टिल द लास्ट डे ऑफ कैंपेन, पोलिंग डेट से पहले। अब ये जो ऑर्डर आया था, इस ऑर्डर का बेसिस क्या था? फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट पास किया था, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज को पब्लिश करना पड़ेगा जो भी क्रिमिनल केसेस रहेंगे उनके कैंडिडेट्स के खिलाफ। यानी कि अगर एक पार्टी है, समझ लीजिए उदाहरण के तौर पर बीजेपी है, बीजेपी ने उनकी नॉमिनेशन की लिस्ट लाई है, कैंडिडेट्स की लिस्ट लगाई है फॉर बिहार इलेक्शंस, तो उन कैंडिडेट्स के ऊपर कौन से क्रिमिनल चार्जेस है, ये उनके वेबसाइट के ऊपर होना चाहिए, लोकल न्यूज़पेपर में डालना चाहिए, नेशनल न्यूज़पेपर में आना चाहिए, और उनके खुद के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आने चाहिए विद इन 48 आवर्स ऑफ कैंडिडेट सिलेक्शंस एंड नॉट लेस देन 2 वीक बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन। अब ये ऑर्डर पास किया गया था। यानी कि एक सिंपल टर्म्स में क्या कह रहे हैं कि इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन आने से पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने जो कैंडिडेट्स है, उम्मीदवार है, उनकी सारी डिटेल्स पब्लिक करें, सोशल मीडिया पे हो, स्पेशली क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के चलते, क्रिमिनल केसेस जो उनके ऊपर है उसको डिस्क्लोज करें। अब इस चीज़ को कंप्लाई नहीं किया गया। अब इसके चलते अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया जजमेंट दिया, एक नया ऑर्डर पास किया। अब ये क्यों हुआ? एक एडवोकेट है ब्रजेश सिंह, उन्होंने एक केस फाइल कर दिया जहां पे उन्होंने ये एलेज किया कि पॉलिटिकल पार्टीज ने बिहार की जो 2020 में असेंबली इलेक्शंस हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इन्होंने नहीं माना, इन्होंने नकार दिया है। तो एक कंटेम्प्ट केस यहाँ पे फाइल किया गया। अब उस केस की हियरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक रिमार्केबल जजमेंट लिया है। उन्होंने ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज को फाइन कर दिया। उन्होंने, देखिए अब आपको लगेगा फाइन कितना किया है, 1 लाख रुपए फाइन किया है बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू और दूसरे पार्टीज को, और 5 लाख रुपीस का फाइन लगाया है सीपीआईएम और एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के ऊपर। अब आपको लगेगा सर तो काफी छोटी रकम है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी फटकार है पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां ऑब्जर्व किया है कि लेजिस्लेचर, यानी कि हमारा संसद हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, वो स्टेप्स नहीं ले रही है टुवर्ड्स एंडिंग ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ
पॉलिटिक्स। तो ये थी ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने ये कहा है कि दे आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट लेजिस्लेचर टेकिंग कॉन्क्रीट स्टेप्स टू स्टॉप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब इसके चलते कौन है सेवियर? हमारा एक सेवियर तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली है ही है, दूसरा सेवियर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा है कि आप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लीजिए ताकि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स रुक जाए। इनफैक्ट इस केस के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन है इस केस में से। क्या इंटरेस्टिंग चीज मिली इस केस के आर्गुमेंट के दौरान? जो एमिकस क्यूरे थे, एमिकस क्यूरे मतलब कोर्ट के मित्र, बेसिकली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में हेल्प करने के लिए एक लॉयर को अपॉइंट किया जाता है बाय कोर्ट इटसेल्फ। केवी विश्वनाथन थे। उन्होंने कहा कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कर्ब करने के लिए ईसीआई को और पावर्स देने चाहिए। उन्होंने कहा जो भी पॉलिटिकल पार्टीज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर रही है उन पॉलिटिकल पार्टीज को बार कर दीजिए, ये कहा। और जो एमिकस क्यूरे थे उन्होंने ये कहा कि 16A जो क्लॉज है इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर में, उसके तहत ईसीआई के पास पावर आती भी है। तो उन्होंने कहा कि ईसीआई शुड बार दीज पॉलिटिकल पार्टीज इटसेल्फ। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या आई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट वुड बी टू फार, इट वुड बी गोइंग टू फार। उन्होंने कहा कि इट वुड बी बेसिकली इनफिल्ट्रेटिंग इन द डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर। तो इतना ड्रास्टिक स्टेप नहीं लिया है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी फटकार दी है पॉलिटिकल पार्टीज को, और साथ ही साथ उन्होंने अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा है कि और भी ज्यादा स्टेप्स लीजिए टुवर्ड्स कॉम्बैटिंग द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। चलिए अब बात करते हैं इस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में, और हमारे सेवियर कौन है और सेवियर कौन बन सकता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया किस स्तर पे है? अगर हम लोग बात करें हमारे संसद में हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी कि विधानसभा में, आप देखिए बहुत सारे क्रिमिनल्स पहुंच चुके हैं या फिर उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस तो लगे हुए हैं। आप नंबर अगर देखोगे 2009 से मैंने आपको यहां पे नंबर्स दिए हुए हैं, ये नंबर कंटिन्यूअसली राइज हो रहे हैं। अगर हम लोग बात करें 2009 में 30%, यानी कि देखिए अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग कैलकुलेट करें 545 एमपी से हमारे लोकसभा में, उसमें से 30% ऑलमोस्ट 150 के ऊपर जो सांसद थे 2009 में उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे। 14% जो सांसद थे उनके ऊपर सीरियस चार्जेस लगे हुए थे, और ये नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अभी की जो लोकसभा है 2019 में जो सेट हुई है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिमिनल्स पहुंचे हैं 43% क्रिमिनल्स, यानी कि 233 हमारे ऐसे सांसद हैं लोकसभा में जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए, जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। उसमें से 29% वो लोग हैं जिनके ऊपर सीरियस क्राइम्स लगे हुए, सीरियस चार्जेस लगे हुए, यानी कि रेप, मर्डर, डेकॉइटी, बहुत सारे चार्जेस लगे हुए इन लोगों के ऊपर। तो क्यों ये हो रहा है? क्यों इतना ज्यादा पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स घुस रहे हैं? इनफैक्ट घुस ही नहीं रहे, जीत रहे हैं इलेक्शन। अब ये क्यों हो रहा है? देखिए इसके पीछे कुछ रीजन है। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज ही रीजन है। पॉलिटिकल पार्टीज विनेबिलिटी की बेसिस पे टिकट देती है। अब टिकट किस उम्मीदवार को दे रही है? वो उम्मीदवार जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, क्रिमिनल चार्जेस हो उसके बावजूद। क्यों? क्योंकि आसानी से जीत जाएंगे। अब जीतेंगे कैसे नहीं? अगर मनी पावर है, मसल पावर है, तो जीतेंगे कैसे नहीं? तो इसीलिए संसद में भी पहुंच रहे हैं। अब इस क्लॉज को सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा है कि आपको रीजन बताने होंगे। आपने अपनी पार्टी से अगर किसी को टिकट दिया हुआ है तो उसके लिए रीजन बताइए क्यों दिया है, और विनेबिलिटी जो रीजन मुझे नहीं चाहिए। इसके अलावा एक और रीजन भी ये कहा जाता है कि क्रिमिनल केसेस इतने ज्यादा इन सांसदों के खिलाफ, इन पॉलिटिशियंस के खिलाफ होते क्यों हैं? अब एक रीजन ये बताते हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा है। पॉलिटिकल वेंडेटा मतलब इसका क्या होता है एक्सप्लेनेशन? समझ लीजिए मैं अगर इलेक्शन लड़ रहा हूं तो जो दूसरा उम्मीदवार है उसको लगता है कि भाई ये काफी स्ट्रांग कंटेंडर है, तो इनके ऊपर एक फर्जी केस लगा देंगे, फर्जी क्रिमिनल केस लगा देंगे, जो भी है। तो पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते ये कहा जाता है कि इन सांसदों के ऊपर बहुत सारे केसेस लग जाते हैं। अगर हम लोग इस चीज को माने भी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कुछ गाइडलाइंस आई है जो एक सेफगार्ड के तौर पे काम करती है। अब ईसीआई ये कहता है कि केवल उन्हीं केसेस को कंसिडर किया जाए जो 5 साल से ज्यादा सजा जिसके ऊपर लागू होती है, उन केसेस को कंसिडर किया जा सकता है। ऑल्दो केवल गाइडलाइंस है, स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक, लेकिन ईसीआई ने गाइडलाइंस दी। इसके अलावा ईसीआई ने यह भी कहा है कि जो केसेस 6 महीने से पहले आए, यानी कि इलेक्शन से इमीडिएटली 6 महीने के भीतर जो केसेस आए, उन्हें कंसिडर हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि इट माइट बी पॉलिटिकल वेंडेटा। लेकिन वो केसेस जो इलेक्शन से, शेड्यूल्ड इलेक्शन से 6 महीने पहले फाइल किए गए, दोज कैन बी कंसिडर्ड स्पेशली टू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंटर। अब ये जो एक्सप्रेशन दिया जाता है इसको केटर करने के लिए ईसीआई ने ये एक सेफगार्ड्स बताए हुए हैं। अब तीसरा एक रीजन ये होता है
हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आप किसी भी सांसद से पूछिए, एक सवाल पूछ लीजिए इंटरव्यू में कि सर आपके ऊपर इतने सारे केसेस लगे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं कि भैया इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, आप प्रूव कर दीजिए, मैं कल ही अपना इस्तीफा दे देता हूँ। और हमारे जुडिशियल सिस्टम में ये चलता ही रहेगा। देखिए, अगर इस आर्गुमेंट को हम लोग सुने, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो क्रिमिनल्स संसद में पहुंच रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इंडिया के अंडर ट्रायल्स की बात करें, 3 लाख से भी ज़्यादा अंडर ट्रायल्स है, उनके खिलाफ कुछ इनजस्टिस ज़रूर चल रहा है। अब इसके चलते एक सवाल उठाना है मुझे, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल है, वेयर इज आर्टिकल 14 हियर? आर्टिकल 14 कहाँ है? आर्टिकल 14 क्या कहता है? देयर इज राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर एवरी इंडिविजुअल इन इंडिया। लेकिन 2 सवाल मैं उठाना चाहता हूं आपके सामने। पहला सवाल यह है, कैन अ पर्सन विथ क्रिमिनल चार्जेस एंटर पार्लियामेंट? अब इसका आंसर एब्सोल्युटली यस है। अब हम लोग बात करें, अभी फिलहाल की जो असेंबली है वहां पे 233 सांसद एमपीस ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली दे कैन एंटर। अब मेरा दूसरा सवाल यह है कि कैन अ पर्सन विथ क्रिमिनल चार्जेस बिकम अ सिविल सर्वेंट? अब सिविल सर्वेंट तो छोड़ ही दीजिए, एक सिंपल सा सवाल है, अगर सरकार में प्यून बनना है, कोई सरकार का ऑफिसर बनना है, पुलिस बनना है, एसआई बनना है, कांस्टेबल बनना है, या आपको बड़े स्तर पे आईएएस आईपीएस जो भी बनना है सरकार में, क्या आप, अगर आपके ऊपर चार्जेस लगे हैं तो आप सरकार में घुस सकते हो क्या? आप सरकारी नौकर बन सकते हो क्या यहाँ पे? और इसका आंसर बहुत स्तर तक नो ही मिलेगा। कुछ लोग ये आर्ग्यू कर सकते हैं नहीं सर, कहीं कहीं पे अलाउड है, लेकिन इन जनरल एक सिंपल सा सवाल है, अगर आपको एक सिंपल प्यून की भी नौकरी चाहिए सरकार में, तो अगर आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है तो आपको नौकरी मिलेगी क्या? Isn't this violation of Article 14? That is what is my question। यानी कि एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बलात्कार के चार्जेस लगे हुए हैं, खून के चार्जेस यानी कि मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं, डेकॉइटी के चार्जेस लगे हुए हैं, वो लोग संसद में घुस रहे हैं, यानी कि सरकार ही बन रहे हैं, सरकार का भाग बन रहे हैं। और दूसरी जगह पे, चलिए मैं आपको अपनी खुद की स्टोरी सुनाता हूं। कुछ सालों पहले मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था, यूपीएससी का इंटरव्यू था, आई रिमेंबर मार्च में था, और कुछ दिनों पहले, 1 या 2 हफ्तों पहले होली थी। एंड आई रिमेंबर होली पे एक छोटा सा विवाद हुआ था और मुझे अपना साइकी याद है। तो आई वॉज अबाउट 100 मीटर्स अवे फ्रॉम दैट विवाद। क्यों? क्योंकि अगर कोई एफआईआर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो इट माइट हैम्पर द चांसेस विथ रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन। ये मेरे दिमाग में चला था, एंड आई एम क्वाइट श्योर मेरे साथ ही नहीं, किसी के साथ भी यही होगा कि अगर कोई क्रिमिनल चार्ज है, एफआईआर है, कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, तो इट वुड हैम्पर योर चांसेस विथ रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट सर्विसेज। तो मेरा ये सवाल है कि एक तरफ ये लोग संसद में काफी आसानी से जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये हो रहा है, इजंट इट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14? डू लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट दिस इन द कमेंट सेक्शन। अब सवाल ये उठता है, इन सब के चलते हमारा सेवियर कौन है? देखिए, सेवियर कौन हो सकता है? हमारे इंस्टीट्यूशंस क्या है? एक तरफ है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। मैंने इन दोनों को एक समान डाला है क्योंकि ज्यादा डिवीजन नहीं है इन दोनों के बीच। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तो हमारा सेवियर नहीं बन रहा है इस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से। जुडिशरी यस बहुत हद तक बन रहा है। इंस्टीट्यूशंस कुछ है जैसे कि ईसीआई, वो हमारे सेवियर बने हुए हैं। कैसे? अगर हम लोग जुडिशरी की बात करें, देखिए जुडिशरी ने मल्टीपल केसेस में 2002 में, 2003 में एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में उन्होंने कहा है कि हम सबको राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये जानने का अधिकार है कि अगर कोई उम्मीदवार है जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ रहा है, उसके बारे में सारी डिटेल्स जानने का मुझे अधिकार है। यही 2003 में उन्होंने कहा था कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको डिस्क्लोज करना चाहिए। साथ ही साथ 2013 में बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सिटिंग एमपी है, एमएलए है, अगर वो कॉन्विक्ट हो जाएंगे किसी भी चार्ज के लिए जहां पे 2 साल से ज्यादा सजा मिलेगी, ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसी के चलते लालू प्रसाद यादव डिस्क्वालीफाई होते, आपको याद होगा। और पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2013 में नोटा का ऑप्शन दिया गया, यानी कि अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने क्रिमिनल्स को ही टिकट दिया हुआ है तो मैं नोटा को चूज करूं, ये ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया। इसके अलावा 2020 में जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया था 2020 फरवरी में। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करना चाहिए। इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज को अपने वेबसाइट पे, लोकल न्यूज़पेपर पे, सोशल मीडिया में उनके कैंडिडेट्स के बारे में बताना चाहिए और क्यों उन्हें चुना गया है ये भी बताना चाहिए। और यहाँ पे विनेबिलिटी विल नॉट बी अ रीजन। तो एक तो सेवियर है हमारा सुप्रीम कोर्ट जरूर। अब दूसरा सेवियर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इस पर्टिकुलर जजमेंट में जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं वहां पे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि एक नया मोबाइल एप्लीकेशन बनाइए, तो बहुत ही जल्द हम लोग अपने मोबाइल के ऊपर एक सिंपल से ऐप ओपन करके हमारे जो उम्मीदवार है, जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ रहे हैं, तो उनके सारे क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को हम लोग देख सकते हैं। विल गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन वेरी सून। तो ईसीआई ये बड़ी ही जल्द करेगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ईसीआई को अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए। तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा, इस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के चलते कौन हमारा सेवियर बनेगा, कौन हमें बचाएगा? देखिए, लेजिस्लेचर तो नहीं बचाएगा, क्योंकि वो खुद ही 233 वहां पे सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, तो वो खुद क्यों फंसेंगे? तो लेजिस्लेचर यहां पे कुछ नहीं कर रहा है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि वी आर वेरी स्केप्टिकल। तो जुडिशियरी जरूर अपने मुहिम में लगा हुआ है, ईसीआई अपनी मुहिम में लगा हुआ है, दूसरे इंस्टीट्यूशंस अपने मुहिम में लगे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़े सेवियर कौन है? हम खुद हैं। अगर हमें हमारे लोकतंत्र को बचाना है तो हमें स्टेप लेना पड़ेगा। यानी कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, इस इंफॉर्मेशन को लेकर जब भी हम लोग मतदान करेंगे, जब भी हम लोग वोट करेंगे, तो ऐसे कैंडिडेट को कीजिए, साफ सुथरे कैंडिडेट को आप इलेक्ट कराकर भेजिएगा, तो हमें इस डिस्कशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अल्टीमेट सेवियर हमारे कौन है? अगर हमें खुद को बचाना है, अगर हमें हमारे लोकतंत्र को बचाना है, तो उसके जिम्मेवार हम ही होंगे। तो मेक श्योर अगली बार जब आप वोट करने जाए तो एंश्योर आप एक साफ सुथरे कैंडिडेट को इलेक्ट करें। With that, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.